तो इस हफ्ते में, इस साल में बचे हैं केवल 2 दिन। आज हो गई है 30 तारीख और कल है न्यू ईयर ईव। प्रकाश गाबा सर, गुड मॉर्निंग। क्या प्लान है न्यू ईयर ईव के? गुड मॉर्निंग। इट विल बी टू मच ऑफ अ शॉक ऑफ अ ईयर। बहुत बड़ा शॉक। आई कैन नॉट टेक दैट शॉक, सो आई एम गोइंग टू स्लीप। तो सुबह सुबह पता पड़ेगा कि नया साल हो गया, लेकिन टू मच ऑफ अ शॉक। एक सेकंड में पूरा साल बदल गया, 365 डेज। आई कांट टेक इट। मजाक कर रहा हूँ और कुछ नहीं, पर अदरवाइज इट्स नॉट फॉर मी। बहुत ठंड होती है बाहर जाओ तो। और आप तो दिल्ली से हैं, आपको पता है ठंड क्या होती है। हाँ, लेकिन बॉम्बे में तो माहौल एकदम ठीक है, बढ़िया है। बट यू आर अ होमली आपके पर्सन लिए ना बढ़िया सर। है, हमारे लिए बढ़िया नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है आपको आदत बनी, हमको आदत नहीं है। जी, ये भी है। तो चलिए एक पॉजिटिव कोट के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा फेमस कोट है, अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। तो अगर हम प्रॉब्लम को सही तरीके से जाहिर करते हैं तो आधी परेशानी तो हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। एक बार फंडामेंटल चेक लेते हैं कि किस तरीके से बाजार का पूरा हम बोलेंगे फाइनल वीक जो इस साल का है वो अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मार्केट एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं म्यूटेड साइड पे है, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं इस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अपने फेस्टिव एक्साइटमेंट के चलते। इनफैक्ट अगर आज सुबह इंडिया विक्स देखा जाए तो वहाँ पे भी 3% का उछाल देखने को मिला था और 14 के आसपास ये कारोबार कर था, लेकिन अब थोड़ा सा ये कूल ऑफ होता हुआ नजर आया है। अगर नियर टर्म में हमें ज्यादा बड़े कोई ट्रिगर्स नहीं देखने मिले तो मार्केट हमें रेंज बाउंड पे ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर अर्निंग्स की तरफ से कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो वो वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ रुपये और जो डॉलर का इंडेक्स है उस पर भी खासा ध्यान रखना चाहिए, जो कि मार्केट में काफी ज्यादा कंसर्न पैदा कर सकता है। गाबा सर, क्या लग रहा है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि मार्केट बेसिकली रेंज बाउंड है। इसमें ट्रेंड मिसिंग है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, क्योंकि छुट्टियां हैं, गोरे तो आराम कर रहे हैं। शायद मंडे के बाद एक ट्रेंड बने अप और डाउन। फिलहाल आज के लिए जो आज का लो है बहुत ही अच्छा लो है। अगर वहां पर संभल जाता है निफ्टी तो ठीक है, अगर वो टूटता है तो वहां पर एक ब्यूटीफुल जगह बन जाती है शॉर्ट करने की। फिर एक करीब हो सकता है, अभी जो आज का लो है वो करीब 23,700 के आसपास है। अगर वो टूटता है तो पॉसिबल है कि 23,600 भी आ सके, तो 100 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन यहां पर ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं बनता है। अपमूव मिलेगा, थोड़ा अटकेगा, वो करीब मिलेगा 23,850 के आसपास अटकेगा। तो ये रेंज बन चुका है और रेंज के अंदर ट्रेड नहीं है। रही बात बैंक निफ्टी की, जो आज का लो है करीब करीब 51,250 के आसपास, वो टूटता है तो ये गिरावट आएगी, करीब 200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। लेकिन ट्रेड नहीं बनता निफ्टी और बैंक, बेस्ट अवॉइडेड। ठीक है, तो कोई ट्रेड बनने की अभी संभावनाएं नहीं दिख रही है बाजार में, जहां निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल 23,700 का है। अगर वो टूटता है तो 23,600 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और सवालों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलर हमारा कहाँ से जुड़ रहे हैं? मधुसूदन शेट्टी जी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास बंधन बैंक 161 पे 25 शेयर है और अभी तो मैं एवरेज कर सकता हूँ इसमें और ऐड करके, और कनाडा बैंक है 106 पे 330 शेयर, दोनों में एवरेज करना चाहता हूँ मैं। ठीक है प्रकाश सर, जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में आज थोड़ी रैली देखने को मिल रही है, हालांकि मिक्स्ड, कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन बंधन बैंक थोड़ी ही बढ़त के साथ लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में कामकाज करता हुआ 161 की लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। वहीं उनकी बाइंग भी है। क्या लग रहा है, एवरेजिंग की सलाह रहेगी, और अगर हाँ तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, एवरेजिंग कब करनी चाहिए और खरीदना कम चाहिए, दोनों अलग बात है। बंधन बैंक का जो चार्ट है, चार्ट वीक है, इसलिए खरीदना नहीं चाहिए। कब खरीदना चाहिए? जब इसमें स्ट्रेंथ नजर आए और स्ट्रेंथ भी डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए, तब जाके होता है। अगर आप सही हैं तो अपमूव मिलेगा, आप प्रॉफिट में होंगे, उस समय ऐड कर सकते हैं। रिवर्स में ऐड करने की आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, आप सही नहीं होते। तो सही होना बहुत जरूरी है। अब बंधन बैंक आपने ले लिया है, इसके आसपास ही ट्रेड करना है, तो ऐड की बात तो मत भूल जाइए। लेकिन ये आपने अगर ले लिया तो फिर होल्ड कीजिए। शायद जो रिसेंट लो हमने देखा है करीब 155, 156, 157 का, अगर वो संभल जाता है, यहाँ पर होल्ड कर लगता है, तो फिर एक अपमूव मिलेगा जो करीब 180 तक ले जाता है। आपका टाइम फ्रेम का, निवेश का नजरिया क्या, मुझे पता नहीं कि शॉर्ट टर्म का है या मीडियम टू लॉन्ग टर्म का, पता नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे बंधन बैंक में वीकनेस नजर आती है।
तो चलिए, ये थी राय बंधन बैंक पे। अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग की, यानी कि करारो इंडिया की। बीएसई पर 6% डिस्काउंट पे लिस्टिंग ऑलरेडी हो गई है। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है, साथ ही साथ कंपनी के अंदर हमें और कौन कौन से नए डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बालाजी गोपालन, करारो इंडिया के। गुड मॉर्निंग सर। जी, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सवाल के साथ। इस टाइम पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कंपनी में सेल्स का, और साथ ही सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर ट्रैक्टर वर्सेस कंस्ट्रक्शन व्हीकल है तो क्या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल्स इस टाइम पर? हम लोग ट्रैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चर में प्रेजेंट हैं, वो भी हायर हॉर्स पावर और 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी में। एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में हम लोग यूजुअली वी आर इनटू ट्रांसमिशन सिस्टम, एंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स और एक्सेल मिला के। एंड हमारा काफी डोमिनेंट पोजीशन है ये टेक्नोलॉजी में इन बोथ द सेक्टर्स। एंड जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो हमारा अंदाजन 45% आता है एग्रीकल्चर से और 40-41% रहता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल से। ठीक है सर, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं एक्सपोर्ट से, क्या तिमाहियों में आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपोर्ट में क्या इजाफा, कोई बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं आप? एक्सपोर्ट हमारा 35% है और 65% हम डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं। टोटल जो हमारा बास्केट है मोटा मोटी वो यही रेशियो में रहता है, 65% डोमेस्टिक एंड 35% एक्सपोर्ट। अभी जो मार्जिन की बात रही, जो एक्सपोर्ट का मार्जिन है वो ट्रायंगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है, थ्रू आवर हेडक्वार्टर्स। सो इट इज ड्रिवन बाय जो हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, और ये ट्रांसफर प्राइसिंग एक बड़ा रेगुलेटरी गवर्नड अमाउंट आता है मार्जिन्स का। एंड मैं यही बोल सकता हूं कि जो एक्सपोर्ट का मार्जिन है वो इंडिया का लोकल मार्जिन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल नंबर है वो टाइम टू टाइम वो एडजस्ट होते रहता है, वो प्राइस बैंड के अंदर। जैसे कि आपने मार्जिन्स की बात की, लेकिन आगे मैं जानना चाहूंगी कि अगर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ से हमें मार्जिन्स में कोई एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है? यस, एबिटा मार्जिन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो अभी हम वर्क कर रहे हैं। बिकमिंग एक पब्लिक कंपनी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि शेयर होल्डर्स को हम सेटिस्फाई कर पाए विद गुड एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन ये एक और चीज कायम करता है कि प्लांट एफिशिएंटली यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, स्किल लेवल्स अच्छे हैं, राइट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो रहा है। तो ये जो हो रहा है इसको हम अभी एक अफर्मेटिव एक्शन लेके उसको हम लोकलाइजेशन, एक मेजर फैक्टर है जो हमारा एक 4-5 साल पहले 67% था, आज अंदाजन 74% हो गया है, और आगे जाके हमें बहुत स्कोप दिख रहा है टू गो अप टू अबाउ 85-88% के रेंज में जाने का हमारा प्लान है। और ये सब कैसे होगा? नॉट जस्ट बाय नेगोशिएशन विद द कस्टमर और इंक्रीजिंग द प्राइसेस, वी डोंट नीड टू डू दैट। हमारे जो इंटरनल वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एडिशन जो हम कर रहे हैं और लोकलाइजेशन जो कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जो वॉल्यूम्स बढ़ने वाला है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ड्यू टू प्लांट एफिशिएंसीज, ये सब ऐड होते 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 एक ट्रिकलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और ऑटोमेटिक हमारा एबिटा बढ़ने का संभावना है। ठीक है, लेकिन सर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के दौर में, उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? यस, दिस इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज फ्यूचरिस्टिक एंड ऑलरेडी ये सीडिंग हो चुका है इंडस्ट्री में। कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स में तो हमें क्लियरली दिख रहा है एक अब्जॉर्बेशन है, और ये थोड़ा स्लो अब्जॉर्प्शन हो रहा है इंडिया में, बट स्टिल अब्जॉर्प्शन हो रहा है।
जो ऑफ हाईवे व्हीकल्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, उसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन का अच्छा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि कुछ नीश मार्केट्स हैं जिधर उनको पोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको नॉइस नहीं चाहिए, उधर इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है। और करारो हमारा ग्लोबल जो R&D टेक्नोलॉजी है, उसमें हमारे पास हमारे जो प्रोडक्ट लाइनअप है उसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमारे पास कंप्लीट पोर्टफोलियो रेडी है, जो हम एक पेटेंटेड अंडर पेटेंट एक टेक्नोलॉजी है जो हम THE बोलते हैं, ट्रांसमिशन हाइड्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक। सो एक ही ट्रांसमिशन एक मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में सेम कॉन्फ़िगरेशन व्हीकल में उसको मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकता है, या वही मॉडल वो IC इंजन के साथ कर सकता है या हाइड्रोलिक कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम फील्ड में टेस्टिंग चल रहा है बड़े बड़े OEMs के साथ, और जब भी मार्केट को ये जरूरत पड़े हम वेरी प्राउडली वेरी कॉन्फिडेंटली एक रिलायबल टेक्नोलॉजी हम इंडियन मार्केट को देने को तैयार हैं। एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स जो हैं इंडिया में, वो हमारे टेक्नोलॉजी लेके ऑलरेडी फील्ड टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हो गया है। जी, तो ईवी सेक्टर में काफ़ी बढ़िया प्रिपरेशन है करारो की। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो कैश ऑन बुक्स और साथ ही साथ जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है उसमें जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पर आपकी क्या राय बनती है? और साथ ही साथ सर रिसेंटली कोई एक्विजिशन के बारे में कंपनी प्लान कर रही है? देखिए, करारो जो ग्रुप है उसमें हमारा जो इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट जो बोलते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट, उसमें एक क्लियर स्ट्रेटेजी है कि जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के लिए जरूरत पड़ेगा वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करारो इंडिया को बनाया गया है, और उस हिसाब से हमारे जो स्किल कॉम्पिटेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में फोकस करके हमने कंसोलिडेट कर दिया है। इसके वजह से ग्लोबली जहां भी ट्रांसमिशन फॉर ट्रैक्टर्स जरूरत पड़े उसको हम इंडिया से ही सोर्स करेंगे, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट ग्लोबली करारो इंडिया विल बी दी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ट्रांसमिशन फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। सो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात जो है, अदर देन द ऑर्गेनिक ग्रोथ, हम लोग नए नए एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट एक चीज रहता है, एप्लीकेशन इन इनोवेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट एप्लीकेशन, ये जो है ये करारो आजकल फोकस कर रही है, जहां एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी को हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, तो क्विक टू मार्केट एडवांटेज मिल जाता है कस्टमर्स को, एंड उनके पास एक रिलायबल क्रेडिबल सॉल्यूशन मिलता है टू इंट्रोड्यूस न्यू व्हीकल्स विद आवर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये दो चीज ध्यान में रखते हुए हमको लग रहा है वी आर इन अ वेरी कॉन्फिडेंट पोजीशन टू सपोर्ट आवर कस्टमर नीड्स। बहुत शुक्रिया सर, CNBC आवाज़ को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब शो में आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से मनोज कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। ये हमने गार्डन रिच के कुछ शेयर हमारे पास 310 2800 रुपए पे है, तो उसका क्या किया जाए? ओहो, 2800 पे है, ले रखा है आपने, अभी 1645 पे काम काज कर रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है फिलहाल तो आपको। लॉन्ग टाइम के लिहाज से गाबा सर ये पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर शिप बिल्डर्स सेक्टर ही देखें हम तो गार्डन रीच ने अच्छा परफॉर्म किया अपने पेयर से भी। क्या सलाह रहेगी, अभी होल्ड रहेगी, होल्ड करना चाहिए, या फिर क्या हिदायत देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि गार्डन रीच शिपयार्ड का बेसिकली थोड़ा वीकनेस दिखा था। हमने हाई देखा था करीब 2800 के आसपास, फिर एक लो देखा था करीब 1300 के आसपास, लेकिन जो बाउंस मिला 1300 से ये ठीक नजर आता है। पिछले दिनों हमने शायद फ्राइडे को एक लो देखा था 1560 के आसपास, तो अच्छी जगह थी, तो बाउंस तो अच्छी जगह से हुआ है। अब बाउंस अच्छी जगह से हुआ, इनकी लॉस में बैठे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। यहाँ से एक अप मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से ये होल्ड की सलाह रहेगी, होल्ड कीजिए, और एक बार ये करीब 1850 1860 की जोन पार कर लेगा तो फिर एक आउट ऑफ द वुड्स होएंगे। तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म गार्डन रीच शिपयार्ड। बढ़िया, तो ये थी राय गार्डन रीच शिपयार्ड में। चलिए आगे बढ़ा जाए और रांची चला जाए सीधा। रांची से कामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कामेश्वर जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं सर? सब ठीक ठाक है।
जी मैं भी बढ़िया। अपना सवाल पूछिए। मेरे पास अदानी पोर्ट का 81 शेयर है और उसका उसका खरीद जो है सो 1475 के रेट पर है। तो ऐसे हम तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, लेकिन अब इस तरह से गिर गया है कि मार्केट कुछ भरोसा नहीं होता है। अगर क्या हम इसको माने लॉस बुक करें या प्रॉफिट बुक कर लें, या कोई अदर इसका सब्स्टिट्यूट कोई जहां हम जाकर के लॉस को मेकअप कर सकें, ऐसा कुछ है तो बताया जाए। जी ठीक है। तो काफ़ी हायर लेवल्स पे खरीदारी कर ली गई है, हालांकि उसके बाद काफ़ी स्टॉक जो है करेक्ट हो गया, करीबन 230 पर शेयर यहाँ पे हमें लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज तो अडानी एंटरप्राइजेस के चलते जितने भी अडानी के स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पिछले टाइम की कुछ ट्रेजेक्ट्री देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है अडानी पोर्ट्स। गाबा सर क्या राय रहेगी, लॉस बुक कर लिया जाए और यहाँ से पैसा एडजस्ट करके दूसरे शेयर में लगाया जाए, या इंतजार करा जाए, या तो फिर एवरेजिंग करी जाए? देखिए ऐसा है कि जब कंपनी अच्छी हो फिर रोज रोज उसका दाम मत देखिए। हाँ आप लॉस में बैठे हैं, लेकिन अडानी पोर्ट्स में एक अपमूव मिलना चाहिए, तो आप घबराइए मत, प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म कर दीजिए। अब ट्रेड करा 1246, आपको ऐड करना चाहिए तो ऐड कीजिए, लेकिन नजरिया लंबा रखिए। अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि कंपनी अच्छी है, ट्रेंड लोअर लेवल से अच्छा मिला है, तो मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस मत कीजिए, अगर कंपनी अच्छी है तो मत छोड़िए कॉन्फिडेंस। ठीक है, होल्ड करने की सलाह मिली है अडानी पोर्ट्स में, कंपनी अच्छी है फिलहाल, और ये राय अडानी पोर्ट्स के ऊपर। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं और जुड़ते हैं प्रतीक जी से, बेंगलुरु से बात करें। प्रतीक जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। सो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास सोलारा एक्टिव फार्मा विच इज एन एपीआई कंपनी, उसके 109 शेयर हैं 562 के रेट पे, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक महीने में इट वेंट डाउन बाय 20% एंड इट इज अ कंप्लीट कंटिन्यूअस डाउनहिल। तो व्हाट शुड बी डू नाउ? बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना चाहिए फिलहाल? लेकिन 6 महीने में 20% के करीब बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने में गाबा सर ये 20% टूटा है, 680 पे अभी कामकाज कर रहा है, और इनकी जो खरीद है वो 562 की, अच्छा खासा प्रॉफिट अभी फिलहाल कमा रहे हैं। लेकिन क्या हिदायत रहेगी, होल्ड करने की सलाह है या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए? बिल्कुल नहीं, होल्ड करना चाहिए। एक 900 के आसपास देखा और उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन कोई जो प्रॉफिट है उसको सेफ गार्ड भी करना जरूरी है। लगता है जो रीसेंट बाउंस थे क्या 650 में सोलारा एक्टिव का, सोलारा एक्टिव फार्मा वही सोलारा का, जगह अच्छी है बाउंस करने की, और जहां से बाउंस किया तो यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन वो रीसेंट लो 650 टूटता है तो निकल जाइए और प्रॉफिट को लॉक इन कर दीजिए, क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए सोलारा। जी, तो होल्ड की सलाह सोलारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास। अगले दर्शक जो हैं वो जुड़े हैं दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा से। अरोड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास ओएनजीसी के शेयर्स हैं 100 है, जो 319 पर लिए थे, जिस समय की आपकी चैनल पे ही कहा जा रहा था कि इसका तो टारगेट 400 रहना चाहिए, और अब वो नीचे ही नीचे जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपके शो को बहुत लाइक करता हूँ और डेली देखता हूँ, तो अब मुझे गाइड कीजिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं एवरेज भी कर सकता हूँ। जी डेफिनेटली। तो ओएनजीसी में पिछले 6 महीनों की बात करी जाए तो पेन तो देखने को मिला है, खबरों में भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ये बना हुआ रहा है, और इसका भी अगर रीसेंट प्राइस की बात करें तो अपने इमीडिएट सपोर्ट पे आके बैठा हुआ है, करीबन 236 इमीडिएट सपोर्ट इसका अगर हम देखें तो वो बन के आ रहा है 234 का। गाबा सर बहुत लाइक करते हैं सर शो को, और साथ ही आगे की क्या राय रहेगी बताइए? इस शो को लाइक करना भी चाहिए, हक है हमारा, क्योंकि हम मेहनत भी तो बहुत करते हैं, आप लोग कम करते हैं क्या मेहनत? तो बढ़िया शो है, लाइक करना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक रही बात ओएनजीसी की। अब ओएनजीसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, जो ब्रेकडाउन मिला करीब 260-65 के आसपास मिला, वहां पर नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन टूटा है, तो पॉसिबल है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है और लोअर लेवल और भी देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अब ओएनजीसी कंपनी है, 200 भी आ सकता है नीचे,
लेकिन ये वो जगह बन जाती है ऐड करने की। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन इस स्टॉक में, इस कंपनी में, ओएनजीसी में देता हूं। और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, मुनाफा होगा। पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा पेन होगा, लेकिन मुनाफा होगा ओएनजीसी में। पेशेंस इज द की इन द मार्केट। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह मिली और अगर नीचे हिट होता है तो वहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल हो चुका है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अब चला जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया में कौन कौन से जो हमारे दर्शक हैं जुड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। CNBC आवाज को टैग कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कंचन नौटियाल को कर सकते हैं और श्रेया ठाकुर को भी कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके लिए जाए। गाबा सर, आज कितनी क्वेरीज आई है, आप पिक करना चाहेंगे? चलिए गेस करिए आप। 742। हाँ, ये कैसा नंबर है गाबा सर? ऑड फिगर आपने बोला गेस करने के लिए, तो गेस कर। नहीं, ये आपने बहुत कम नहीं बोला 742। शो छोटा है इसलिए किया, एक्चुअली होना 15,000। तो एक और चांस मैं आपको दे रही हूँ। चलो 1800। नो, आप नियर भी नहीं है सर। कितना है? 25,672। हमारा शो वाकई में बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जो बैक एंड टीम है उनको भी, क्योंकि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी, तो हमारी पूरी ही टीम, हमारी प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, सारे ही काफी मेहनत करते हैं शो को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। चलिए अब आपके लिए भी एक वो आया है। सबसे पहले तो हर्ष शुक्ला जी का सवाल आया है गाबा सर। गाबा सर नमस्कार। इनके पास NBCC के 500 शेयर हैं और 55 रुपए की खरीद है। आगे की अप्रोच कैसी होनी चाहिए? ये दोनों टर्म के दोनों पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म रखना है तो लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। आप बताइए कि क्या करना चाहिए। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर NBCC का पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, इनका अच्छा मुनाफा हो रहा है। शॉर्ट टर्म में इनको पैसा निकालना है तो निकाल लीजिए। हाँ, अगर नीचे आता है ऐड करना है तो 60 के आसपास ऐड कीजिए, अगर नहीं आता तो मारो गोली। और कोई स्टॉक मिलेगा, हमारा शो देखिए, बहुत विकल्प मिलेंगे आपको। तो ये थी राय NBCC पर। गाबा सर, मार्केट में मन सा नहीं लग रहा। 2 दिन आखिरी के बचे हैं ना साल के, तो ऐसा हो रहा है कि वो फेस्टिव मूड बना हुआ है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? फेस्टिव मूड तो है, एक्चुअली आराम का माहौल है। आप किधर जा रहे हैं? मैं अभी सोचूंगी, क्योंकि NSE ने तो बाजार बंद नहीं किया, बाकी ग्लोबल बाजार तो बंद है, लेकिन NSE तो खुलेगा। हाँ, तो बस ये समस्या है। अब इसका तोड़ देखना होगा कि कैसे इसका तोड़ निकाला जाए कि मार्केट में भी बैठा जाए और पार्टी भी करी जाए। ऐसा कीजिए, रात को देर से सोइए, सुबह जल्दी उठिए, हो जाएगा। ये आपने मुझे सबसे अलग स्ट्रैटेजी दी है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में सर। थैंक यू सो मच। ये एकदम एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से आई है। ठीक है, मैं अप्लाई करके देखूंगी। चलिए एक सवाल मैं ले लेती हूँ गाबा सर। लखनऊ से दिनेश पांडे जी का सवाल है। इनके पास IPO के टाइम से इशू प्राइस से प्रीमियर एनर्जीज है 450 और 33 शेयर है। बढ़िया, पैसा तो ऐसे ही बन गया। ठीक है, आगे अभी पूछना क्या है मेरे को ये समझना है। करीबन 1350 के लेवल पे इस टाइम पे काम कर रहा है। और आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या है गाबा सर? निकाल लिया जाए यहाँ पे प्रॉफिट या अभी भी इंतजार किया जाए? मुझे लगता है ये जो स्टॉक है फ्रॉम 6 रुपीज टू 21 रुपीज हुआ है और लगातार सर्किट सी और कुछ नहीं। आज के वॉल्यूम भी कुछ 18,000, ज्यादा नहीं। जब स्टॉक सर्किट पे होता है तो नॉर्मली मैं सोचता हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ बेचते रहना चाहिए हायर सर्किट में, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगेगा तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे इस स्टॉक के बारे में कुछ पता नहीं, टेक्निकल रूप से पॉसिबल है कि और भी हायर जोन देखे, लेकिन प्लीज पील ऑफ द अनियन, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए, ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कीप पीलिंग ऑफ द अनियन, जैसे ऊपर जाता है कुछ ना कुछ बेचते रहिए ऑन द हायर सर्किट। जब टर्न होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू एग्जिट, तो एटलीस्ट सेल ऑफ। तो ये थी राय प्रीमियम एनर्जीज पर। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया आधा घंटा हमें देने के लिए, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन
मेरी को एंकर श्रेया आपके साथ लेके चलेगी शो को आगे, यानी कि खिलाड़ी नंबर 1। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। धन्यवाद।